हेलो फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद चांद आज एक बार फिर से पुनः से उपस्थित हूँ लेकर आव्यूह का अगला पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। दिया गया है, कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिससे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। फर्स्ट नंबर हमको दिया 1800 रुपये और उसके बाद सेकेंड नंबर हमको दे दिया गया यहाँ पर 2,000 रुपये दे दिया गया यहाँ पर। तो हमारे पास जो है 30,000 रुपये हैं और दो बॉन्डों में हमको उनको निवेशित करना है। पहले बॉन्ड पर जो है 5% का ब्याज मिलता है और दूसरे बॉन्ड पर जो हमको 7% ब्याज मिलता है। पहले बॉन्ड का जो ब्याज होता है, वार्षिक ब्याज जो है वो 1800 है। दूसरे बॉन्ड का जो है पहले ब्याज जो है वो 1800। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज हमको 2,000 रुपये प्राप्त होगा तो पहले और दूसरे बॉन्ड में कितना कितना हमको निवेशित करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास 30,000 रुपये हैं। अगर एक बॉन्ड पर हम 10,000 रुपये निवेशित करते हैं तो दूसरे वाले बॉन्ड पर कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पहले बॉन्ड पर हम 15,000 रुपये निवेशित करते हैं तो दूसरे वाले बॉन्ड पर 15,000 रुपये ही निवेशित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम एक बॉन्ड पर जमा करते हैं, निवेशित करते हैं 10,000 रुपये निवेशित करते हैं तो दूसरा वाला बॉन्ड कितना हो जाएगा, 30,000 जो हमारे पास कुल धन है उस कुल धन में से पहले बॉन्ड में निवेशित किए हुए धन को अगर हम घटा देंगे तो दूसरे बॉन्ड में कितना निवेशित करना है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हमको यहाँ मालूम तो है नहीं कि पहले बॉन्ड पर कितना निवेशित किया जाए, उसके बाद दूसरे वाले बॉन्ड पर जो है निवेशित किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लें कि पहले बॉन्ड पर हम निवेशित जो धन कर रहे हैं वो x रुपये अगर जमा धन जो है निवेशित करते हैं तो दूसरे बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 30,000 में से पहले बॉन्ड में निवेशित किए हुए धन को जब हम घटा देंगे तो हमको दूसरे वाले बॉन्ड को जो है निवेशित किए हुए धन को हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहले बॉन्ड पर निवेशित धन कितना हो जाएगा, हमने मान लिया यहाँ पर x रुपये मान लिया। तो दूसरे बॉन्ड में कितना निवेशित हमको करना पड़ेगा, जितना हमने क्या किया है पहले बॉन्ड में निवेशित किया है 30,000 में से हम उसको जब घटा देंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 और माइनस हो जाएगा x। यहाँ पे ये रुपया लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब उसके बाद हमसे कह रहा है यहाँ पर कि जो दोनों बॉन्डों पर ब्याज मिलता है वो 1800 रुपये मिलता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया। तो हमको ये तो ज्ञात है ना कि पहले बॉन्ड पे कितना जो है ब्याज हमको प्राप्त होता है, दूसरे वाले बॉन्ड पे कितना ब्याज प्राप्त होता है। पर ये जरूर ज्ञात है कि पहले वाले बॉन्ड पर जितना ब्याज हमको प्राप्त होता है, दूसरे वाले बॉन्ड पर जितना ब्याज प्राप्त होता है, दोनों का योग जो है 1800 रुपये होता है। तो ब्याज को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ब्याज को ज्ञात करने के लिए फार्मूला है या फिर धन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अंकित मूल गुणे दर होता है। जब उसके अंकित मूल को उसकी दर से हम जब गुणा कर देते हैं तो हमें यहाँ पे ब्याज का मूल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हमको आव्यूह में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉन्ड में जितना निवेशित हमने किया है, दूसरे बॉन्ड में जितना हमने निवेशित किया है उसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे और जो उनकी दर होती है उसको हम स्तंभ वाइज जो है लिखते हैं और दोनों को गुणनफल क्या होगा, कुल ब्याज के बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम एक दुकान से 5 रुपए का एक पेन खरीदते हैं तो 10 पेन हमको कितने रुपए के मिल जाएगा, तो 10 पेन हमको मिल जाएंगे 50 रुपए के मिल जाएंगे। तो धन का गुणा जब उनकी संख्या से हम करते हैं तो वो क्या होता है, कुल मूल्य के बराबर होता है। उसी प्रकार से पहले बॉन्ड पर निवेशित किए हुए धन को जब उसकी दर से हम गुणा कर देंगे तो वो हमारा जो है ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा कि बॉन्डों को पंक्तियों के रूप में और उसके बाद जो है यहां पर दर जो उनकी दे दिए गए हैं उनको जो है स्तंभ के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हम लिखे दे रहे बॉन्ड, इनको हम पंक्तियों में लिखेंगे। तो पहले बॉन्ड पर है x रुपये और दूसरे वाले बॉन्ड पर है 30,000 और उसके बाद माइनस का हो जाए x और उसके बाद दर क्या हो जाएगी हमारी। तो हमको यहाँ पे कह रहा है कि पहले वाले बॉन्ड पर हमको ब्याज मिलता है यहाँ पर 5% मिलता है, दूसरे वाले बॉन्ड पर मिलता है हमको 7% मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5%, उसके बाद 7%, दोनों का गुणनफल जो होगा
वो हमारा कुल ब्याज के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुल, उसके बाद ब्याज यहाँ पर। तो कुल ब्याज हमको कितना मिलता है, 1800 रुपये हमको यहाँ पर कुल ब्याज मिलता है। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, इस अवयव को हमको गुणा करना है, इस अवयव के साथ में गुणा करना है। तो इसके पहले वाले अवयव को गुणा इनके पहले वाले से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे 5% और उसके बाद प्लस पहले इसका में ही गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने में जितना भी है उसको जोड़ लिया जाता है। और ये 30,000 माइनस x क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x और उसके बाद गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 7% और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1800 रुपये हो जाएगा। आप इसको जो है अवयव में बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही यहाँ पर पंक्ति हमको दिख रही है और एक ही स्तंभ दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको चाहे अवयव के रूप में लिखे या फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से परसेंटेज जब हटाते तो हमें मालूम है कि बटे में आ जाता है 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 5 को हम आगे लिखे थे क्योंकि संख्या यहाँ पर। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 7 और उसके बाद 30,000 माइनस x और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में 1800 यहाँ पर हो गया। अब दोनों के हर समान है, हमें मालूम है जब हर समान होते हैं तो उनके अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी एलसीएम जो हम अगर लेते भी हैं तो एलसीएम हमारा जो है 100 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 × 21 और इसके बाद यहाँ पर 0 लग जाएंगे 4 और 7 का x में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7x और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा और बराबर में यहाँ पर 1800। ये बटे में संख्या है, बटे वाली संख्या उधर जब जाएगी तो चल जाएगी यहाँ पर गुणे में। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x लिखा, यहाँ पर -7, 7 में से हम जब 5 को हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास 21 और उसके बाद 2,10,000 और उसके बाद माइनस के यहाँ पर हो जाए 2x और बराबर ये 100 उधर जाए, 100 का इसमें गुणा होगा तो इसमें 2 जीरो जो हैं बढ़ जाएंगे तो 1 2 और इसके बाद ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गए हमारे। तो ये यहाँ पर लिखा 2,10,000 लिखा हुआ, ये हमारा लिखा 1,80,000 लिखा हुआ है। तो ये छोटी संख्या तो इसको उठाकर अगर इधर लेकर जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,10,000 और उसके बाद जो है माइनस हो जाएगा 1,80,000 रुपये और इक्वल टू माइनस का 2x है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये हमारे पास 2x हो जाएगा। इधर इसको लिखे दे रहे हैं तो 2,10,000 में से जब हम यहाँ पर 1,80,000 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में यहाँ लिखा है 2x, 2 से भाग करेंगे तो बचे कितना यहाँ पर, इसका x बराबर आ जाएगा हमारा 15,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर। तो पहले बांड पर निवेशित किए हुए धन का कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपये और यहाँ पर पहले बांड निवेशित किए हुए धन जो है हमारा 15,000 हो जाएगा और दूसरे बांड पर जो है निवेशित किया हुआ धन 30,000 में से जब 15,000 हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें पहले बांड पर निवेशित किया हुआ धन 15,000 रुपये और दूसरे बांड पर निवेशित किया हुआ धन वो भी हमारा 15,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कह रहा था बी नंबर क्वेश्चन, इसमें ब्याज हमको दे दिया गया है, ब्याज दिया गया हमको 2,000 रुपये दिया। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर जो 1800 लिखा है यहाँ पर लिख देंगे हम 2,000 लिख देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से आगे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहले बॉन्ड पर निवेशित कितना धन कर रहे हैं और दूसरे बॉन्ड पर कितना निवेशित धन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया। इसी प्रकार से उसको भी लगाएंगे। कह रहा है यहाँ पर किसी स्कूल की पुस्तकों कि दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है, यहाँ पर लिखा होगी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है रसायन विज्ञान की जो पुस्तकों की जो संख्या है वो लिखा हुआ 10 दर्जन। तो हमें मालूम है 1 दर्जन में होते हैं 12 होते हैं, तो 10 दर्जन कितने हो जाएंगे, 120 पुस्तकें हो जाएंगी। और एक रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य जो दिया गया है वो 80 रुपये दे दिया गया है। तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको 120 को हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 80 से गुणा कर देंगे। रसायन विज्ञान के पुस्तकों का मूल्य कितना होगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान का लिखा हुआ 8 दर्जन लिखा हुआ है, तो 8 में क्या कर दिया जाएगा, दर्जन में लिखा हुआ है और जो हमारा मूल्य दिया है वो सिर्फ एक पुस्तक के दिया है। तो
दर्जन है उसको हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर पुस्तकों की संख्या में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पुस्तकों की संख्या है उनको हम लिखेंगे पंक्ति के रूप में लिखेंगे, और जो उनका मूल्य है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर स्तंभ में लिखेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारी पंक्ति के रूप में। यहाँ पर दे दिया गया है रसायन विज्ञान के 10 दर्जन, तो दर्जन को जब यहाँ पे इनकी संख्या हम चेंज कर देंगे तो 12 से गुणा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया हमें जो है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, तो 8 इसको दूसरे स्तंभ लिखेंगे, 8 गुणे हो जाएगा 12। उसके बाद इसी प्रकार से आगे दिया गया है 10 दर्जन यहाँ पर अर्थशास्त्र, तो ये हो जाएगा 10 गुणे और इसके बाद 12 यहाँ पर। तो इनकी पुस्तकों की संख्या हमने लिख दिया, पंक्ति के रूप में लिख दिया। उसके बाद इनका मूल्य जो है उसको स्तंभ में हम लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दे हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम स्तंभ रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 80 रुपए के रसायन विज्ञान के है, 60 रुपए की यहाँ पर दे दिया भौतिक विज्ञान, और उसके बाद 40 रुपए अर्थशास्त्र। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 और इसके बाद 60 और फिर उसके बाद 40, और हमसे कह रहा है इनका कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि इन सभी पुस्तकों को जब बेच देंगे दुकानदार को कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जैसे एक पुस्तक मिलती है यहाँ पर 80 रुपए की मिलती है, तो 2 पुस्तकें कितनी हो जाएंगी हमारी 160 रुपए की हो जाए। तो इसका गुणा जब इनमें करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा रसायन विज्ञान की पुस्तकों को बेचने पर कुल धन हमको कितना प्राप्त होता है। इसका गुणा जब इसमें कर देंगे हम तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाए भौतिक विज्ञान की पुस्तकों को बेचने पर हमें कितना धन प्राप्त होता है, और जब इसका गुणा हम इनके साथ में कर देंगे तो अर्थशास्त्र की पुस्तकों को बेचने में कितना धन हमको प्राप्त होता है वो हमको ज्ञात हो जाए। और तीनों के मूल्यों को जो हम जोड़ देंगे तो कुल हमारा जो है धन के बराबर आ जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा इनका दोनों गुणनफल कुल धन के बराबर, ये लिख देंगे हम कुल धन यहाँ पर। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर 120 और फिर उसके बाद हो जाएगा 80, 60 और 40 यहाँ पर, और बराबर में कुल धन। तो इसको चाहे राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120 गुणे में 80, दूसरे वाले के साथ में प्लस, दोनों धनात्मक है तो प्लस का निशान 96 और गुणे हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 120 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 40 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कुल धन। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसके साथ में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे इनका गुणा कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका 21वां नंबर और उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, तो उसको जो है आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी हम जो है मिलेंगे अपने अगले जो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।